हेलो डियर्स, गुड इवनिंग। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिवा साइंस में। हमने कल कुछ ऑब्जेक्टिव देखा था क्लास 12 की, तो आज फिर से हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और फिर कल की तरह आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और नोट कर लेंगे जो भी चीज़ें बताई जाएंगी। हाँ, एक चीज़ है, आप लोग जब ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हैं तो फुल एनर्जी के साथ बैठा करिए। जो भी क्लियर करते हैं आप लोग ये बोरिंग टाइप में लेके मत पढ़िए। जो भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है इतना सोचिए कि आपको अगर 50 क्वेश्चन करवाए जाते हैं तो 50 टाइप के आपके पास 50 पॉइंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा क्या है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको क्लियर करवाई जाएंगी वो आज के आज ही कंसेप्ट में जो भी आपको डाउट्स मिलेंगे, डाउट्स में आप लोग कमेंट में लिख देंगे और बाकी जो भी चीज़ें अगर क्लियर होंगी तो उसको आज के ही आज क्लियर कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर बार बार नहीं करवाई जाएगी और फर्स्ट चैप्टर बार बार जो भी ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, रिपीट नहीं किया जाएगा। आप लोग का टेस्ट भी होने वाला है, तो इसलिए ज़्यादा बेटर है कि आप लोग क्लियर करते जाएंगे। तो सब लोग पेन को भी लेकर बैठ जाएंगे और हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक आपको दिख रहा है ये है आपका गुणसूत्रों की संख्या, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। इस जो भी ये डिब्बे में जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, इस पॉइंट से लगभग 3-4 क्वेश्चन तो कर ही दिया जाता है। इस पॉइंट से आपके 3-4 क्वेश्चन तो पूछ ही दिया गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट में देखेंगे आपका गुणसूत्रों की संख्या में सबसे ऊपर आपको जो दिख रहा है वो है ऑफियोग्लोसम। एक फर्न है जिसमें कि टोटल मियोसाइट में 1260 होते हैं गुणसूत्रों की संख्या, अगर उसके आधा किया जाए तो 630। तो इस पॉइंट से भी एक बार क्वेश्चन किया गया है कि सबसे अधिक मियोसाइट यानी सबसे अधिक गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं। तो आपको नंबर 1 पे दिख रहा है हमारा ऑफियोग्लोसम में, जो कि 1260 है। उसके बाद आलू की बात की जाए तो आलू में 48 होते हैं, सेब में 34 होते हैं। प्याज से बहुत बार क्वेश्चन किया गया है कि प्याज में मियोसाइट कितने होते हैं। तो टोटल प्याज में मियोसाइट की संख्या है 16 और उसके युग्मकों में पूछा जाए तो वो होते हैं टोटल 8। उसके बाद चावल में भी क्वेश्चन किया गया है, मक्का में भी क्वेश्चन किया गया है। तो ये जो पॉइंट्स आपको ब्लैक कलर के दिखते जा रहे हैं, जो भी ब्लैक साइन करते जा रहे हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ऑफियोग्लोसम में 1260 जिसका आधा 630, प्याज में 16 उसका युग्मक में 8, चावल में 24 युग्मक में 12, वही मक्का में भी 24 और उसका आधा, यानी मक्का और चावल में गुणसूत्रों की संख्या सेम होती है। उसके बाद तितली में पूछा गया है, तो तितली में आपके गुणसूत्रों की संख्या 380 और आधा आपका 190। फिर कुत्ता मानव प्रजाति का तो आपको अच्छे से पता है कि हम लोग में 46 होते हैं और हमारे युग्मक में 23 होता है। उसके बाद घरेलू मक्खी, बिल्ली। तो ये जो आपके पूछे गए क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान देना है। इसको आपको ध्यान देना है, फल मक्खी और घरेलू मक्खी का आप लोग नोट कर लेंगे। तो हमने 3-4 पॉइंट्स आपको बताया है मेन जो आपको नोट करने हैं। एक ऑफियोग्लोसम हमेशा याद रखेंगे, प्याज, चावल, मक्का, घरेलू मक्खी, तितली, ये पॉइंट्स जो है इनसे क्वेश्चन किए गए हैं। तो आपको गुणसूत्रों की संख्या वाले टॉपिक से भी 5-6 क्वेश्चन हर साल किया गया है। तो इसलिए कोशिश करें कि पॉइंट्स तो मैंने इसलिए लगाया क्योंकि पॉइंट्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर आप लोग अपने से कोशिश करना खुद से कि आपको 13 पॉइंट से भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए, कोई भी पॉइंट से उठा दिया जाए, आपको क्लियर होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको तो बता दिया गया है। तो यहाँ हम लोग जो पिछले साल क्वेश्चन किया गया है वो भी हमने देख लिया इस टॉपिक से, और आप लोग कौन कौन से कि किस किस चीज़ में आपको गुणसूत्रों की संख्या याद करनी है ये भी चीज़ हमने देख लिया। चलते अब अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो आज हम लोग लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव का सेशन। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। कल कुछ लोगों का डाउट था कि वीडियो क्लियर नहीं है, तो आप लोग अपना क्वालिटी बढ़ा लेंगे, वीडियो क्लियर दिख जाएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक जीव के जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को कहा जाता है। ओह, कितना इजी क्वेश्चन है। आप लोग का जैसे चैप्टर खोलते हैं उसी में पढ़ना है, सबको आंसर पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा, हमारा जीवन काल होगा। यानी
हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीवन काल होगा। एक जीव के जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को क्या कहते हैं हम लोग, जीवन काल। सेकंड क्वेश्चन है आपका, वह प्रक्रिया जो जीवों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवन की निरंतरता में मदद मिलती है, होती है। ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें आपकी जनसंख्या लगातार बनी रह रही है, हमारा जीवन जो है वो नियंत्रण चलते रहा है। तो हम लोग को पता ही है कि पोषक अवशोषण तो कभी हो नहीं सकता है, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। इसका एक ही माध्यम है क्या, प्रजनन। प्रजनन ही करके हम अपनी जनसंख्या नियंत्रण बनाए रखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबा जीवन का लगता है। तो हमने ये क्वेश्चन कल भी देखा था, हमारा सबसे पहला आंसर हो जाएगा बरगद का पेड़। इनका जीवन काल सबसे लंबा है इन चारों ऑप्शन की अपेक्षा में वैसे तो। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, डैश एक जीवन प्रक्रम है जो व्यक्ति की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक नहीं है परंतु प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको याद है, कल भी हमने देखा था कि जीवन के लिए तो आवश्यक नहीं है परंतु जीवन की जनसंख्या बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पर यहाँ पर देखिए हल्का सा घुमा दिया है क्वेश्चन को, तो इसी तरीके से आपसे ऑब्जेक्टिव एक सेम ही होगा पर कभी कभी घुमा दिया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रजनन किसके लिए आवश्यक है। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रजनन किस लिए जरूरी है, नवजात पैदा करने में, अनुकूलन में, विविधता के लिए, एक प्रजाति की नियंत्रता बनाए रखने के लिए। तो प्रजनन का मकसद एक ही है कि हमारी जनसंख्या जो भी है उसको नियंत्रण बनी रहे। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव का जीवन काल सबसे लंबा होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इसमें पूछा गया है कि इन चारों में से किसका जीवन काल लंबा है। तो इन चारों में से आप देखेंगे तो तोता का जीवन काल सबसे लंबा होता है, क्योंकि तोता में 140 वर्ष है, बाकी इनमें 25 और 60 वर्ष के लगभग ही चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन एक प्रजनन मूलभूत लक्षणों में सम्मिलित नहीं है। कौन एक प्रजनन के, अच्छा प्रजनन का एक लक्षण में कौन शामिल नहीं है, ये हम लोग को देखना है ऑप्शन में कि कौन सी ऐसी विधि है जो प्रजनन में शामिल नहीं है। डीएनए प्रतिकृति ये भी होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि प्रजनन में डीएनए का 2 कॉपी तैयार किया जाता है। प्रजनन इकाइयों का निर्माण, प्रजनन इकाई आपकी हो गई अंडाणु और शुक्राणु, हो तो चाहिए ही हम लोग को प्रजनन के लिए। अधिक जीव द्रव्य संश्लेषण के कारण वृद्धि, ये भी होगा। हमारा जो ऑप्शन 3 है, अर्धसूत्री विभाजन कभी भी शामिल नहीं होता है क्योंकि सभी विभाजन समसूत्री होते हैं, ये आपका प्रजनन में शामिल नहीं है। ये आपके अलैंगिक और लैंगिक जब हम लोग अंतर पढ़ते हैं तो उसमें ये पॉइंट्स मिलते हैं, पर प्रजनन की लक्षणों में ये शामिल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3। तीसरा हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि हमारा जो प्रजनन के मूलभूत लक्षणों में शामिल कौन नहीं है, अर्धसूत्री विभाजन कभी भी शामिल नहीं होता। तो इस तरीके से हमने देखा कि जीवन के जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को जीवन काल कहते हैं। फिर जो पीढ़ी को बनाए रखता है वो प्रजनन प्रक्रिया है। सबसे लंबा जीवन काल बरगद का पेड़, और जीवन बनाने के लिए, जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रजनन की विधि काफ़ी है, प्रजनन के लिए आवश्यक है। तो हमने देखा कि एक प्रजाति की नियंत्रणा, इसका मकसद यही है। 4 ऑप्शन फिर आपको नीचे दिए हुए हैं और उसमें चारों में पूछा हुआ था तोता का सबसे लंबा है। और फिर हमने एक क्वेश्चन देखा कि मूलभूत लक्षणों में कौन सम्मिलित नहीं है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके अलैंगिक जनन टॉपिक जो स्टार्ट होता है उससे क्वेश्चन है। ये आप लोग जो 7 क्वेश्चन किए हैं ये आपके परिचय से था, जो कि टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपका एनसीईआरटी में पहला पॉइंट आपका परिचय होता है। तो हमने परिचय से 7 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में हम लोग देखेंगे कि पहला क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है अलैंगिक जनन से, किसकी भागीदारी द्वारा संतति अलैंगिक रूप से उत्पन्न होता है। किसकी भागीदारी द्वारा संतति अलैंगिक रूप से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा, आपको बताना है कि हमारे अलैंगिक जनन में किसकी भागीदारी होता है। तो हम लोग को पता ही है कि अलैंगिक में एक ही जीव काफ़ी है, 2 जीवों की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वह विधि जिसमें एक एकल जीव संतति उत्पन्न कर सकता है। यानी वो कौन सी विधि है जिसमें कोई एकल जीव है और अपनी संतति खुद पैदा कर सकता है। युग्मकों का संलयन, अलैंगिक जनन, निषेचन, युग्मक स्थानांतरण। तो आपको तो इसका आंसर
पता होना चाहिए कि अलैंगिक जनन ही एक ऐसी विधि है जिसमें एकल जीव अपनी संतति उत्पन्न कर सकता है। तो ये था हमारा 8 और 9 क्वेश्चन। आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेन नंबर क्वेश्चन पूछा गया, अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संततियां होती हैं आपस में समान तथा उनके जनक से भिन्न, आपस में भिन्न, उनके जनक से समान, आपस में समान तथा उनके जनक से भी समान। अलैंगिक जनन में हर चीज़ें ही समान होती हैं, उसमें जो बच्चे पैदा होते हैं और जो उनके जनक होते हैं वो आपस में एकदम बिल्कुल समान होते हैं। उसमें अंदाज़ा भी लोग नहीं लगा पाते हैं कि जनक कौन सी और संतति कौन सी है। तो इस तरीके से आप लोग जान सकते हैं कि अलैंगिक जनन जो भी जीव करेंगे उनकी जातियाँ जो भी संतति आएगी और उनके माता पिता जो होंगे वो आपस में दिखने में एकदम समान होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 3 हो गया। अगला क्वेश्चन है, अकारकीय अनुवांशिकी रूप से समान जीवों के समूह को कहा जाता है। हम लोग क्या कह सकते हैं, अकारकीय और अनुवांशिकी रूप से जो जीव आपस में समान होंगे उनको क्या कह सकते हैं? तो अंतःप्रजनन, शुद्धवंशक्रम, प्रतिरूप, नस्ल। अभी तक हमने पढ़ा था कि अनुवांशिकी और अकारकीय रूप से समान जीवों को क्लोन कहा जाता है। क्लोन को दूसरी भाषा में प्रतिरूप कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 2, प्रतिरूप। अलैंगिक जनन की संततियाँ होती हैं अनुवांशिकी और आकारकी रूप से समान। हम लोग को पता ही है कि इनका परिभाषा भी हमने याद कर चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसमें कोशिका विभाजन अपने आप में जनन का प्रकार होता है? किसमें कोशिका विभाजन अपने आप में जनन का प्रकार होता है? क्वेश्चन किया गया आपसे कि ऐसी कौन सी जाति है, ऐसी कौन सी कोशिका विभाजन है जिसमें कोशिका विभाजन होने का मतलब होता है कि एक नई संतति का जन्म हुआ है। केवल प्रोकैरियोटिक में, केवल यूकैरियोट्स में, केवल प्रोटिस्ट में, प्रोटिस्ट एवं मोनेरियन में। आपका ये जो टॉपिक दिया हुआ है अलैंगिक जनन से ऑब्जेक्टिव जो किया जा रहा है, इस टॉपिक में आपको एक पॉइंट्स मिलेंगे अलैंगिक जनन वाले जस्ट नीचे पैराग्राफ में मिलेगा कि मोनेरा प्रोटिस्टा में कोशिका विखंडन के दौरान एक नई संतति का जन्म होता है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा प्रोटिस्ट व मोनेरियन में जो होता है इनमें कोशिका विभाजन करने का मतलब है कि नई जाति का जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, द्विविखंडन मुख्यतः किसमें पाया जाता है? बहुकोशिकीय, एकल कोशिकीय, उत्तर स्तर के जीवों में, निरीह जीवों में। द्विविखंडन किसमें पाया जाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो हमारा हो जाएगा एकल कोशिकीय जीव में। हमारा द्विविखंडन किसमें होता है? एकल कोशिकीय जीव में। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किसमें समान कोशिका विभाजन के साथ द्विविखंडन होता है? किसमें समान कोशिका विभाजन के साथ द्विविखंडन होता है? क्वेश्चन पूछा गया आपका। क्वेश्चन आप लोग देखेंगे क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया कि किसमें समान कोशिका विभाजन के साथ द्विविखंडन होता है। द्विविखंडन किसमें होता है? ईस्ट, पैरामीशियम, स्पंज, हाइड्रा। तो हमने पढ़ा था कि अमीबा और पैरामीशियम में द्विविखंडन या विखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आपका पैरामीशियम हो जाएगा। ईस्ट और हाइड्रा में तो आपको पता ही है मुकुलन होता है, वही स्पंज में आपका बीजाणु जनन। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पैरामीशियम। अगला क्वेश्चन है, किसमें असमान कोशिका विभाजन के साथ द्विविखंडन होता है? यानी कोशिका विभाजन के साथ इसमें असमान कोशिका विभाजन होगा। बहुत ज़्यादा जनसंख्या आपको मिलेगी। असमान कोशिका विभाजन के साथ द्विविखंडन होता है। इसमें ना आपका अमीबा होगा ना आपका पेनिसिलियम होगा। इसमें जो आंसर होगा वो आपका क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए निम्नलिखित एक कोशिकीय जीवों में से किसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि इसमें से दिए हुए पूरी प्रक्रिया में किसमें मुकुलन पाया जाता है। तो आपके ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्पंज में सामान्य अलैंगिक प्रजननीय
संरचनाएं है। स्पंज किस संरचना के द्वारा जनन करता है? तो इसका आंसर तो हम लोग का जैम्यूल हो जाएगा। आपने गाइड वगैरह में भी याद किया होगा कि स्पंज में अलैंगिक संरचना जो होती है वो जैम्यूल होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसमें अलैंगिक जनन संपन्न होता है? उच्च जंतुओं में, निम्न जंतुओं में, पादपों में, उपरोक्त सभी में। हमारा जो अलैंगिक जनन है वो किस में पाया जाता है? तो वो जितने भी आपके निम्न जंतु हैं, निम्न पादप है, उनमें पाया जाता है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न जंतुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, उच्च पादपों में कायिक जनन में उपयोगी संरचना है। उच्च पादपों में कायिक जनन में उपयोगी संरचना है। उच्च पादपों में जो कायिक जनन होता है उसमें कौन सी संरचना है जो हमें हमारे अलैंगिक जनन के लिए उपयोगी मानी गई है? इसमें कायिक प्रजनक जो है ये आपका उपयोगी है। कौन सा? कायिक प्रजनन उपयोगी है। बंगाल का आतंक है, ये तो बहुत VVI क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से जाना जाता है कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो जलकुंभी को कहा जाता है। निम्नलिखित पादपों में से किसमें भूस्तारिका अलैंगिक प्रजनन संरचनाएं हैं? पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित पादपों में से किसमें अलैंगिक प्रजनन, निम्नलिखित पादपों में से किसमें भूस्तारिका अलैंगिक प्रजनन। भूस्तारिका जो है आपकी वो कायिक प्रजनन जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें तना का एक भाग है जो कि पाया जाता है आपके आइकोर्निया में। आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा आइकोर्निया। 22 नंबर का आपका जो आंसर है वो आइकोर्निया होगा। आइकोर्निया में भूस्तारिका अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। ब्रायोफिलम किसके द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं? ब्रायोफिलम के बारे में बताएं कि किसके द्वारा करते हैं? ये आपके पर्णमुकुल पत्ती की जो छोटी छोटी सतह होते हैं उनसे ये लोग अलैंगिक जनन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसके निर्माण द्वारा शैवाल व कवक विपरीत परिस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं? देख रहे हैं चालाकी आप यहाँ पर, विपरीत परिस्थिति यानी अनुकूलन परिस्थिति ना मिले फिर भी शैवाल और कवक जो है वो जीवित रह सकते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा, किस विधि के द्वारा? तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो हो जाएगा जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर एक ऐसी विधि है जिसमें शैवाल और कवक इसका प्रयोग करते हैं और विपरीत स्थिति में भी ये जीवित रह लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैवाल व कवक में जनन का प्रकार जो विपरीत परिस्थितियों में पाया जाता है। शैवाल और कवक में कौन सी परिस्थिति, कौन सा जनन पाया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया आपका। तो ये हमारा लास्ट, जब आप लोग अलैंगिक जनन के लास्ट टॉपिक में जाएंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि शैवाल और कवक ऐसे जीव हैं जो विपरीत परिस्थितियों में लैंगिक जनन को अपना लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एकल कोशिकीय जीव को अमर माना जाता है क्योंकि? रीजन क्या है क्यों एकल कोशिकीय जीवों को अमर कहा गया है? तो वे उनकी पुत्री कोशिकाओं के रूप में रहना जारी रखते हैं। रीजन ये है आपका, यहाँ पर रीजन क्या हमारा चौथा नंबर रीजन है, डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहे हैं। वे उनकी पुत्री कोशिकाओं के रूप में, ये होता क्या है कि जैसे ही बड़े होते हैं वो विभाजन कर लेते हैं, फिर छोटे हो जाते हैं, फिर जैसे ही बड़े होंगे फिर विभाजन करेंगे, फिर पुत्री कोशिका में हो जाएंगे। तो ये पुत्री कोशिका का रूप में बार बार आना यही कारण है जिस कारण एकल कोशिकीय जीव अमर रह जाते हैं। अब हम तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि जैसे वृद्धि किए, अपने शरीर को आधा आधा कर दिए और फिर एक नया जीव छोटा बच्चा बन गया। तो ये हम लोग में नहीं है, इस कारण हम लोग अमर नहीं हैं। पर एकल कोशिकीयों के पास एक ऐसी शक्ति है जिसमें वो लोग जैसे बड़े होते हैं वो अपनी शरीर को फिर पार्ट में बांट देते हैं, फिर से विभाजन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्लोन वह व्यक्तिनिष्ठ होता है जिसमें लगभग एक समान। क्लोन में पूछा गया है कि कौन सी चीज़ें एक समान होती हैं, एक समान पाई गई हैं। अनुवांशिकी बनावट जो क्लोन में होता है वो क्या होता है, उनमें एक समान पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
किस जगत के सदस्यों में अलैंगिक जनन पाया जाता है? पूछा गया है यहाँ पर। ये क्वेश्चन हमने कल भी देखा था कि कौन से जगत के सदस्यों में अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो इसमें आपको आंसर पता ही होगा, हमने कल भी देखा था, मोनेरा प्लांटी और हमारा मोनेरा प्लांटी एनिमिलिया, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कायिक प्रजननों के लिए प्रयुक्त नहीं होता? कायिक प्रजनन के लिए कौन सी ऐसी विधि है जो प्रयुक्त नहीं होती है? मुकुल, पत्र कलिका, प्रकंद, एंथ्रेजोइड। तो यहाँ पर एक एंथ्रेजोइड एक अलग विधि आपको नाम में भी लग रहा है, सुनने में भी लग रहा है। तो एंथ्रेजोइड एक ऐसी विधि है जो कायिक प्रजनन के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। यहाँ पर आलू में आपको संरचना दिखाई गई है एक्स, और पूछा गया है कि ये एक्स की पहचान करें कि एक्स आखिर में है क्या। भूस्तारिका आँख, ऊपरी भूस्तारिका कंद। तो आलू आप लोग 2-3 दिन तक रख दें, उसमें आँख निकल आते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम क्या है? ये आपका आँख है। आलू में एक्स डायग्राम क्या है? आँख है। अब हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कायिक प्रजनन को पहचानें। डायग्राम आपको दिया हुआ है और बोला गया है कि इसमें आपको डायग्राम को पहचानने हैं कि कौन सा अंग है, कौन सा भाग है। तो हमारा इस क्वेश्चन में इस डायग्राम को अच्छे से देखें और पता करें कि क्या है। ये आपका पत्र कलिका है। ये डायग्राम में जो हिस्सा दिया हुआ है इसको हम पत्र कलिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से किस प्रक्रिया का परिणाम जीवाणु के क्लोन का निर्माण करता है? किस प्रक्रिया का परिणाम जीवाणु के क्लोन पता ही है आपका। इसमें से कौन सी ऐसी विधि है जो बैक्टीरिया का क्लोन करता है? दिमाग लगाएं आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने देखा भी है पहले भी। पुनर्जनन, मुकुलन, द्विविखंडन, विखंडन। इसमें आपका आंसर हो जाएगा द्विविखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैवाल के सदस्यों में दिखाई देने वाली अधिकांश सामान्य विशिष्ट अलैंगिक जननिक संरचना है। शैवाल में अलैंगिक जननिक संरचना कौन सी देखी गई है अधिकतर? तो हमारा जो चल बीजाणु है वो अधिकतर देखा गया है शैवालों के सदस्यों में अलैंगिक जनन संरचना है। अगला क्वेश्चन है, उस मांसल कलिका का नाम जो अगेव में नया पादप बनाती है। अगेव एक पौधा है, तो अगेव में एक नया पादप कैसे बनता है, किस विधि से बनता है, इसका क्वेश्चन पूछा गया है आपका। यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो पत्र प्रकलिका हो जाएगी, जो हमारे अगेव में नया पादप बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से वह प्रक्रिया जिसके द्वारा उत्पन्न संतति उनके जनक के समान नहीं होती है। कौन सी प्रक्रिया है जिसमें जनक और संतति अलग अलग होते हैं? अच्छे से पता है हम लोग को कि हमारा लैंगिक जनन जो है इसमें जनक और संतति दोनों अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसका परिणाम समान संतति उत्पन्न करना है। कौन सी प्रक्रिया है जिसमें हमारी संतति सेम उत्पन्न होती है, जिसका परिणाम समान संतति उत्पन्न करना है? कौन सी विधि है जिसमें हमारी जो संतति है वो समान रूप में उत्पन्न होती है? तो तीव्र और सरल। तीव्र और सरल, जैसे कि अलैंगिक जनन के बारे में आप पढ़ेंगे तो एक तीव्र होने वाली प्रक्रिया है पर एक सरल प्रक्रिया है। हार्ड प्रक्रिया तो हमारे लैंगिक प्रजनन में आ जाता है जिसमें 9 महीने का समय लगता है, तो तीव्र और सरल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कायिक प्रजनन बड़े आकार की मांसल कलिका दर्शाती है? कौन सी विधि है, कौन सी कायिक प्रजनन है जो बड़े आकार की और मांसल कलिका दर्शाती है? ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा है कि अगेव में मांसल कलिका यानी नया पादप बनाने के लिए हम लोग को एक विधि चाहिए, पत्र प्रकलिका। तो आंसर आपका हो जाएगा पत्र प्रकलिका। अगला क्वेश्चन है आपका, कायिक प्रजननों के संदर्भ में विषम का चयन करो जो निम्न पादपों की कृषि में शामिल होता है। कायिक प्रजननों के संदर्भ में कुछ ऐसे अलग चीज़ों को चुनें जो हमारी पादपों की कृषि में शामिल हो जाता है। कौन सा ऐसा इसमें है जो हमारी पादपों की कृषि में शामिल हो जाता है और कायिक प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता? आपका जो पत्थरचट्टा है ये हमारा कायिक प्रजनन में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं मिलाया गया है?
आपको इसमें से पहचानने हैं कि कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सही नहीं है। जनन का प्रकार दिया हुआ है और उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। 39 क्वेश्चन में आप लोग को बताना है। कोनिडिया पेनिसिलियम में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। जलकुंभी भूस्तारिका, वो भी सही है। प्रकंद केला, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका द्विविखंडन सर्गासम। ये जो है द्विविखंडन हमारा जीवाणुओं में होता है, अमीबा में होता है, पेनिसिलियम में होता है, पर आपका सर्गासम में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। अगला क्वेश्चन हमारा, अदरक में कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? अदरक में कौन सी हिस्से से, कौन से कायिक प्रजनक से कायिक प्रजनन करवाया जाता है? 14 नंबर क्वेश्चन है आपका। अदरक में प्रकंद पाया जाता है। केला, अदरक हल्दी आप लोग देखेंगे प्रकंद का हिस्सा है। वही हमारे आलू में आँख, जलकुंभी में भूस्तारिका। तो आप लोग उदाहरण लिख भी सकते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भूस्तारिका का उदाहरण दे। जलकुंभी, प्रकंद में अदरक, हल्दी, कंद में आपका केला। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर था। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन। हाइड्रा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? हाइड्रा में पूछा गया है कि किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो आपका बाह्य मुकुलन, आंतरिक मुकुलन, जैम्यूल निर्माण, हाइड्रा में पूछा गया है। तो हाइड्रा में आपका जो आंसर है वो बाह्य मुकुलन भी हो सकता है और जैम्यू निर्माण भी हो सकता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। जैम्यूल और बाह्य मुकुलन दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा अलैंगिक जनन से संबंधित है? अलैंगिक जनन से संबंधित पूछा गया है, कौन सा है? 42 नंबर क्वेश्चन है। अलैंगिक जनन से संबंधित है, तो इसमें हमारा जैम्यूल जो है वो अलैंगिक जनन से संबंधित है। अब आपका टॉपिक स्टार्ट होता है लैंगिक जनन का, और लैंगिक जनन से जितने भी क्वेश्चन होंगे लैंगिक जनन से होंगे। आप लोग चाहेंगे तो अपने एनसीईआरटी को लेकर के बैठिए। जैसे हमने परिचय से 7 क्वेश्चन किया, तो आप लोग एक बार टॉपिक को पढ़ के देखिए कि उस टॉपिक में 7 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं कि नहीं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक था अलैंगिक जनन, जिसमें हमने टोटल 42 क्वेश्चन देखे। 7 को घटा दीजिए, जितने भी बचे हमारे 35 क्वेश्चन हमने देखा लैंगिक जनन से। तो वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाना चाहिए आज ही के आज एनसीईआरटी के साथ में। बाद में आप लोग भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है लैंगिक जनन, और हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो हमारे किस टॉपिक से होगा? लैंगिक जनन से। तो चलिए आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा लैंगिक जनन का। पहला क्वेश्चन है हमारा लैंगिक जनन का, किसके संयोजन द्वारा संतति लैंगिक रूप से उत्पन्न होती है? किसका संयोजन, किसके संयोजन से हमारी संतति लैंगिक रूप से उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो हो जाएगा विपरीत लिंगों के 2 जनक जीव। 2 जीव चाहिए जिसके लिंग जो होते हैं बिल्कुल विपरीत होते हैं एक दूसरे के, नर और मादा। इसके संयोजन से हम लोग लैंगिक रूप से संतति उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर व मादा युग्मकों का संयोजन किस में सम्मिलित होता है? ओहो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन वही पूछा गया है। 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है फिर से वही चीज़, लैंगिक जनन है जिसमें नर और मादा का संयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राणियों में जननिक प्रवस्था से पूर्व की अवस्था होती है। जनन वाली जो अवस्था चढ़ती है, उस जनन की अवस्था से पहले की जो अवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन किया गया है। कायिक प्रवस्था, जननिक प्रवस्था, तरुण प्रवस्था, जीर्ण प्रवस्था। तो हमारे जननिक प्रवस्था से जो पहले की अवस्था होती है उसे तरुण। प्राणियों में पूछा गया कायिक प्रवस्था, आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कर देंगे कायिक क्यों नहीं कहा गया? कायिक आपका जो हो जाएगा वो जीवों में नहीं बोल सकते, हम लोग पादपों में बोल सकते हैं। प्राणियों में यहाँ स्पेशल पूछा गया है कि जनन वाली अवस्था से पहले की जो अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? हमारा आंसर हो जाएगा तरुण अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च पादपों में जननिक प्रवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? उच्च पादपों में, अब यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन में ध्यान देना है कि पादप की बात की गई और पादप में पूछा गया है कि जननिक प्रवस्था का प्रारंभ जो है यानी जनन वाली अवस्था जब चढ़ती है पादपों में, तो उसमें क्या प्रदर्शित होता है? किस चिन्ह से हम लोग संकेत लगा सकते हैं? उत्पन्न पुष्प, जी हाँ, पहला ही ऑप्शन होगा। उसमें फूल निकलता है तो हम लोग को पता चल जाता है कि इसमें जनन अवस्था आ चुकी है। अगला क्वेश्चन किया गया, नीला कुरेंजी कब पुष्प उत्पन्न कर सकते हैं? 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीला कुरेंजी जो है
वो अब कब पुष्प उत्पन्न कर सकते हैं? तो हमारा 2006 में रिकॉर्ड देखा गया था। अब जो रिकॉर्ड देखा गया है वो 2018 में देखा गया है, अक्टूबर सितंबर के महीने में 2018, और वही अक्टूबर सितंबर हमने पहले 2006 में देखा था, और 12 साल के बाद करते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 2018। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों में जननिक प्रवस्था का प्रारंभ क्या दर्शाता है? क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखेंगे और उसमें ऑप्शन भी अच्छे से देख लेंगे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्राणियों में जननिक प्रवस्था का प्रारंभ दर्शाता है, क्या दर्शाता है? हमारा शरीर है और हम लोग में जननिक अवस्था चढ़ गई है, तो हमारे अवस्था में क्या दर्शा रहा है, आप लोग समझें इस क्वेश्चन को। केवल आकारकीय परिवर्तन, केवल शारीरिक परिवर्तन, एक और दो, दोनों, और ना तो आकारकीय ना जी नहीं, ऑप्शन 4 तो हो ही नहीं सकता। हम लोग में जननिक प्रवस्था जैसी आती है, हमारे शरीर में बदलाव होने लगता है, हमारे आकार बदलने लगते हैं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा एक और दो दोनों, यानी ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन आपका, जननिक प्रवस्था के दौरान अप्रस्थानी मादा चक्रीय परिवर्तन किस कारण से होते हैं? अब जननिक प्रवस्था जब मादा के शरीर में चलती है तो उसमें जो चक्रीय परिवर्तन हर महीने में जो परिवर्तन होते हैं वो किसके कारण होते हैं? क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन को देखें और इसका आंसर किताब से टॉपिक है, तो एक बार दिमाग भी लगाएं कि इसका आंसर क्या होगा। मुझे आंसर बताने से पहले आप लोग टिक कर ले, ज़्यादा बेस्ट होगा। पढ़ा हुआ चीज़ है, ना पढ़ा हुआ तो है नहीं, किताब का है। पहला आपका हार्मोन्स, दूसरा अंडाशय व नलिकाओं की क्रिया, और तीसरा केवल वातावरण। जी नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा 4। एक और दो दोनों, हार्मोन बदलते हैं, इस कारण हमारे शरीर में चक्रीय परिवर्तन होता है, और दूसरा अंडाशय में नलिकाएं जो होती है वो अपना काम स्टार्ट कर देती हैं। आगे हम लोग देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। मुझे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते करते मेरा एनर्जी लो नहीं हो रहा है। अब आप लोग बताएं कि आपका एनर्जी लॉस्ट हो रहा है। अगर हो रहा है तो अपने एनर्जी को बनाए रखें, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम आने वाला है, मेरा एग्ज़ाम नहीं है। तो इसलिए आप लोग जितना स्ट्रगल करेंगे उतना आपको फल मिल भी जाएगा। जितना ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाया जा रहा है उस ऑब्जेक्टिव को नोट करके आप लोग अपने माइंड में कॉन्सेप्ट को बैठा लें कि ऑप्शन बताया क्या जा रहा है, पर बोरिंग नहीं होना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, सतत प्रजनक किस दौरान चक्रीय परिवर्तन विकसित करता है? प्रजनक किस दौरान चक्रीय परिवर्तन विकसित करता है? 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपका कि सतत प्रजनन यानी लगातार प्रजनक जो है किस दौरान चक्रीय परिवर्तन विकसित करता है? चक्रीय परिवर्तन कब विकसित करेगा? केवल जनन प्रवस्था के अनुकूल स्थिति में, केवल जनन प्रवस्था की प्रतिकूल परिस्थिति में, संपूर्ण जनन प्रवस्था में, संपूर्ण कायिक प्रवस्था में। देखिए हम क्वेश्चन समझा रहे हैं आपका क्या है। यहाँ पूछा गया है कि लगातार सतत प्रजनक किस दौरान, जो चक्रीय परिवर्तन होते हैं हर महीने, वो आपके किस दौरान होंगे? क्या आपको अनुकूल स्थिति मिलेगी तब जनन अवस्था के समय में, क्या प्रतिकूल? जी नहीं, यहाँ पर ये डिपेंड नहीं करता कि आपको अनुकूल स्थिति मिल रही है कि प्रतिकूल परिस्थिति होगी। जैसे ही आपकी जनन अवस्था चढ़ती है, आपका ये जो सतत प्रजनक है वो लगातार चक्रीय परिवर्तन होते रहता है। तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, संपूर्ण जनन प्रवस्था में ही सतत प्रजनन चक्रीय परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंगिक जनन में संततियां जनक के सदृश होती हैं। लैंगिक जनन में संततियां जनक के सदृश होती हैं। संरचनात्मक रूप से, क्रियात्मक रूप से नहीं, क्रियात्मक रूप से परंतु संरचनात्मक रूप से नहीं। संततियां के बारे में पूछा गया है कि जनक, लैंगिक जनन में जो संततियां होती है वो जनक के किस रूप में सदृश होती है? ये आपका ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा। क्रियात्मक रूप से तो होते हैं परंतु संरचनात्मक रूप से नहीं। हमारा शरीर जो काम करता है, हमारे जनक का शरीर भी वही काम करता है, पर हम दोनों का ढांचा अलग अलग है, आकार अलग है, देखने में अलग अलग है। तो क्या हो जाएगा आपका? क्रियात्मक रूप से है परंतु संरचनात्मक रूप से नहीं। अगला क्वेश्चन है, बांस का पेड़ पुष्प उत्पन्न कर सकता है। 52 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बांस का पेड़ पुष्प उत्पन्न कर सकता है कब? 50 से 100 वर्षों में एक बार, और एक बार उत्पन्न करेगा नष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यह
देखा गया है कि सरल जीव जैसे शैवाल, कवक सामान्य रूप से अलैंगिक जनन करते हैं, परंतु विपरीत परिस्थितियों की शुरुआत में लैंगिक जनन की तरफ प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लैंगिक जनन क्या करता है? लैंगिक जनन की शैवाल और कवक अलैंगिक जनन करने वाले जीव हैं, पर जैसे ही उन पर कोई प्रतिकूल परिस्थितियां चढ़ती हैं वो तुरंत लैंगिक जनन करने लगते हैं। इसका रीजन पूछा गया आपसे कि क्यों? समय बचाता है क्या? जी नहीं। फिर वो होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 9 महीने का समय लग रहा है, उन लोगों में भी समय लगता होगा। विभिन्नताएं पैदा करता है? जी हाँ। लैंगिक जनन लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि विकास होगा और विकास के लिए विभिन्नता चाहिए, तो यहाँ पे रीजन है हमारा विभिन्नताएं पैदा करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 54। लैंगिक परिपक्वता प्राप्त करने से पहले एक जीव की वृद्धि अवस्था कहलाती है। लैंगिक यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ ना पादप के बारे में पूछा गया ना प्राणियों के, बस पूछा गया है कि किसी जीव में लैंगिक परिपक्वता प्राप्त करने के लिए जो जीव की वृद्धि अवस्था कहलाती है वो कौन सी अवस्था है? तो तरुण भी होगी और आपकी कायिक भी होगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से एक फलनी पादप को चुने। फलनी पादप को फलना चिलना बोला नहीं है आपका, फलनी पादप है। इसमें से आपको फल वाले पादप को चुनना है। कौन से आपके फलनी पादप हैं? ऑप्शन हो जाएगा हमारे बांस। ये बांस को फलनी पादप इसलिए कहा जाता है, लीची आम तो खुद फल है, ये क्योंकि बहुत भारी जनसंख्या में एक बार में फल उत्पन्न करते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं, तो हमारा हो जाएगा क्या? बांस। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बस हम लोग 60 क्वेश्चन देखेंगे, बाकी हम लोग कल देखेंगे। आज बहुत गर्मी है, पसीने में भींगे हुए हैं। स्ट्रोब्लेंथस कुंथियाना पुष्प आता है, कब आता है? इसका आंसर आप लोग खुद करें। स्ट्रोब्लेंथस कुंथियाना पुष्प उत्पन्न कब करता है? 5 वर्ष में एक बार, 12 वर्ष में एक बार। हम लोग अच्छे से पता है कि ये पौधा 12 वर्ष में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध चक्र पाया जाता है। मध चक्र किस में पाया जाता है? कमेंट करें। गाय और भेड़ में। निम्न में से कौन सा लैंगिक जनन के संदर्भ में सही नहीं है? लैंगिक जनन के लिए कौन सा पॉइंट जो है इसमें सही नहीं है? ये सही नहीं है। इसमें केवल समसूत्री विभाजन शामिल है। जी नहीं, हम लोग में अर्धसूत्री भी होता है समय के अनुसार और समसूत्री विभाजन भी होता है। अगला क्वेश्चन है, लैंगिकता के संदर्भ में विषम का चयन करो। लैंगिकता के आधार पर आपको इस चारों ऑप्शन में कुछ अलग चयन करना है। आप लोग कभी कभी पूछा जाता है ना, ऑप्शन 4 दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि सबसे अलग का चयन कर। वैसे इसमें दिया हुआ है कि लैंगिकता के आधार पर आपको सबसे अलग चीज़ों का चयन करना है। इसमें लैंगिकता के आधार पर नारियल, ककड़ी, कारा, ये तीनों अलग चीज़ है और पपीता आपका अलग चीज़ है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा पपीता। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कवक में शब्द समथेलाभ किससे प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है? कवक में हम लोग समथेलसी, समथेलाभ जो भी शब्द यूज़ करते हैं वो किसके संदर्भ में करते हैं? यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक लिंग सराई स्थिति, एक लिंगीय स्थिति, द्विलिंगी स्थिति, एक से अधिक विकल्प नहीं। विकल्प सही। उभयलिंगी को हम लोग समथेलसी कहते हैं, तो ये आपका कौन सी स्थिति हो जाएगी? द्विलिंगी स्थिति हो जाएगी। कौन सी स्थिति हो जाएगी? द्विलिंगी स्थिति। बाकी आपको नीचे और क्वेश्चन दिख रहे हैं और हमने इतने सारे क्वेश्चन को किया है, यानी 60 क्वेश्चन आपका करवाया गया है। 60 क्वेश्चन के दौरान आपको कुछ टॉपिक भी बताए गए हैं, गुणसूत्रों की संख्या, जिससे 5 क्वेश्चन हमने 5 इंपॉर्टेंट देखा है, पर आपको कोशिश करना है कि 13 पॉइंट याद होने चाहिए, क्योंकि हर साल इस पॉइंट से एक एक क्वेश्चन कर दिया जाता है। बिहार बोर्ड में हो या आपका टेस्ट वगैरह हो, उसमें ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग को आज 60 क्वेश्चन टोटल क्लियर करने हैं। थोड़ा सा मेहनत बढ़ा दे, कल हमने देखा था 30, आज हमारा डबल हो गया 60, हो सकता है कल 90 हो जाए। तो इसी तरीके से आपको धीरे 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 करके मेहनत बढ़ानी है, ताकि आपका जो बिहार बोर्ड है उसमें आपका बेटर हो। तो ठीक है, धन्यवाद। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आपके पूरे एनर्जी के साथ मिलेंगे। बाय बाय, गुड नाइट।